तो अब लॉर्ड इरविन बनेंगे भारत के वायसराय, 1926 में बनेंगे और 1931 तक ये बने रहेंगे। अब इनके कार्यकाल में कितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उसको हम लोग कालक्रम के अनुसार, क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ईयर वाइज, कि 27 में क्या हुआ, फिर 28 में क्या हुआ, फिर 29 में क्या हुआ, इस तरह से पढ़ेंगे ताकि क्रोनोलॉजी वाला जो सवाल है या फैक्ट बेस्ड जो सवाल है वो गलत ना हो। तो सबसे पहली चीज क्या हुई 1927 में क्या हुआ, पहला काम कि ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस बना, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई, किसने करी, मार्गरेट कजिन्स ने। मार्गरेट कजिन्स ने इसकी स्थापना की थी, कब, जनवरी 1927 में, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या हुआ, इंडियन नेवी एक्ट आया, भारतीय नौसेना अधिनियम आया मार्च 1927 में। भारतीय नौसेना अधिनियम आया मार्च 1927 में, ठीक। उसके बाद तीसरा बटलर कमेटी की स्थापना हुई। इसका डेट एग्जैक्ट कहीं नहीं मिल रहा था इसलिए हमने इसको मेंशन नहीं किया है। बटलर कमेटी की स्थापना हुई और इस कमेटी का काम क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो प्रोविंसेस थे, जो सूबे थे, जो राज्य थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो राज्य थे जैसे हैदराबाद है, जूनागढ़ है, इन सब के बीच में एक अच्छा रिश्ता एस्टेब्लिश करना, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना ये काम था बटलर कमेटी का, ठीक है। अब आते हैं 1928 में। तो सबसे मेजर जो चीज घटना हुई इस समय वो हुई साइमन कमीशन की स्थापना। साइमन कमीशन की स्थापना हुई 1928 में। अच्छा, अब 1928 में क्या होता है, साइमन कमीशन जो है भारत आता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, ठीक है। ये एक आयोग होता है, साइमन आयोग होता है और ये भारत आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करने, उसकी समीक्षा करने आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कैसा चल रहा है और उसकी सक्सेस क्या है, उसकी फेलियर क्या है, उसके अंदर कमियां क्या थी। वो इसलिए ये सब कर रहे थे, करना चाह रहे थे ताकि जो अगला एक्ट है, जो 1935 एक्ट आता है, वो इसी के आधार पे आता है। साइमन कमीशन जो रिपोर्ट देता है उसी के आधार पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, ठीक है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट, इन सबको मिला करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका काम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की समीक्षा करना, ठीक है। अच्छा, अगर सवाल यह आता है कि साइमन कमीशन कब बनाया गया था, तो नवंबर 1927 में बनाया गया था, ठीक है। कहाँ पे, ब्रिटेन में, ठीक है। 1927 में बनाया गया था, लेकिन ये भारत कब आता है, फरवरी 1928 में आता है भारत। इसको व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें सारे गोरे होते हैं, 7 मेंबर की कमेटी होती है, इसमें सारे गोरे होते हैं। अब सोचो भारत की जो है, भारत में किस तरह का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है, या अगर भविष्य में भारत के लिए कोई नया कानून लाना है तो इन सब को स्टडी करने के लिए सारे गोरे, कोई भारतीय नहीं, ये कोई लॉजिक ही नहीं बनता, ठीक है। इस वजह से पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगहों पे एंटी साइमन कमीशन के नारे लगते हैं, मतलब साइमन गो बैक के नारे लगते हैं और साइमन कमीशन का बहिष्कार होता है, पूरे भारत के अंदर बहिष्कार होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भारतीय नहीं होता है। 7 मेंबर होते हैं, ये सवाल आ चुका है कहीं पे कि साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे, और इसमें एक मेंबर था क्लेमेंट एटली, लेबर पार्टी का मेंबर होता है, लिबरल होता है, उदारवादी होता है, और ये इसका मेंबर होता है, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बनता है किसका, ब्रिटेन का। और इसी के प्राइम मिनिस्टरशिप में जब ये प्राइम मिनिस्टर होता है तो भारत आजाद होता है 1947 में। जब ये प्राइम मिनिस्टर होता है तो भारत आजाद होता है 1947 में। तो इसी कार्यकाल में भारत को आजादी मिलती है इसलिए, ठीक है। तो साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, और ये नारा, साइमन गो बैक का नारा किसने पॉपुलराइज किया था, ये सवाल आ चुका है। किसने दिया, ये भी आया, और किसने पॉपुलराइज किया, ये भी आया। तो दिया किसने, यूसुफ मेहर अली ने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने इसको दिया था, और इसको पॉपुलराइज किया, इसको फेमस किया किसने, लाला लाजपत राय। और बहुत दुखद घटना होती है साइमन कमीशन के टाइम में कि जब प्रोटेस्ट चल रहा होता है, आंदोलन चल रहा होता है साइमन कमीशन के बहिष्कार का, तो वहां पे लाठी सर पे पड़ जाती है और इनकी डेथ हो जाती है। इस समय इन्होंने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट बोला है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, वो स्टेटमेंट बताइए कौन सा था। खैर,
इसके बाद 1928 में सेकंड चीज क्या होती है इंपॉर्टेंट, नेहरू रिपोर्ट की स्थापना होती है। अच्छा, जब 1928 का जो साइमन कमीशन के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, जो बहिष्कार चल रहा है, उसमें सबसे बड़ी ये मांग थी कि भारतीयों को इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि हमारे लिए कानून बनाने की बात की जा रही है तो भारतीयों को होना जरूरी है, उनका पार्टिसिपेशन मस्ट है। तो एक बंदा होता है लॉर्ड ब्रिकनहेड, उसका कहना यह होता है कि तुम लोग इस लायक ही नहीं हो कि तुम अपने लिए कोई संविधान बना पाओ या अपने लिए कोई कानून बना पाओ। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कौन, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, लॉर्ड ब्रिकनहेड क्या कहता है कि तुम लोग इस लायक ही नहीं हो कि तुम लोग अपने लिए कोई कानून बना सको, तुम लोग इतने अनपढ़ गवार हो। कहने का मतलब यही होता है लॉर्ड ब्रिकनहेड का। इस चैलेंज को एक्सेप्ट कौन करता है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कौन करता है, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, और ये नेहरू रिपोर्ट की स्थापना करते हैं, नेहरू रिपोर्ट बनाते हैं, जिसके अंदर ये पहली बार ऐसा होता है कि संविधान, भारत का कोई जो है लीडर अपने लिए, अपने देश के लिए संविधान बनाता है, जिसके अंदर सब कुछ होता है, फंडामेंटल राइट होता है, महिलाओं के लिए अधिकार होते हैं, अल्पसंख्यक के अधिकार होते हैं, हर चीज होती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसकी स्थापना की जाती है। खैर बीच में टोक रहे हैं, लॉर्ड ब्रिकनहेड ने चैलेंज दिया था। आज समय ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर जो यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर है तो एक भारतीय है। ठीक है, तो समय समय की बात है। खैर, तो मोतीलाल नेहरू ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और नेहरू रिपोर्ट तैयार किया। नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारे प्रकार के अधिकार दिए गए। ठीक, हाँ, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, इस नेहरू रिपोर्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसके अंदर स्वतंत्र उपनिवेश की बात की गई थी, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। स्वतंत्र उपनिवेश का मतलब होता है कि हम स्वतंत्र रहेंगे लेकिन आपके भीतर स्वतंत्र रहेंगे, मतलब ब्रिटेन हमारे ऊपर ब्रिटेन रहेगा। ठीक है, हम उसकी उपनिवेश बन के रहेंगे। ठीक, तो ये मतलब होता है डोमिनियन स्टेटस का। तो इसके अंदर नेहरू रिपोर्ट के अंदर डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, ना कि पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। इस वजह से नेहरू रिपोर्ट से जो 1928 में आया था, तो दो लोग बहुत आहत होते हैं, एक होते हैं जवाहरलाल नेहरू और एक होते हैं सुभाष चंद्र बोस। और इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों लोग मेंबर होते हैं, नेहरू रिपोर्ट की जो कमेटी होती है उसके दोनों लोग मेंबर होते हैं, बल्कि जो है नेहरू जो होता है वो सेक्रेटरी होता है। नेहरू रिपोर्ट के जो प्रेसिडेंट होते हैं कौन होगा, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने बनाया, यही प्रेसिडेंट होते हैं। और सेक्रेटरी कौन होता है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, खैर एक नया सवाल भी ये भी आया था कि किसने नेहरू रिपोर्ट की जो नेहरू रिपोर्ट तैयार होकर आई और लखनऊ सेशन में उसको रखा गया, तो किसने साइन नहीं किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने साइन ही नहीं किया था उस पर। इतना ज्यादा आहत हुए थे इस स्वतंत्र उपनिवेश के शब्द से। ठीक, और फिर आगे हम देखते हैं कि लाहौर सेशन होता है। बोल रहे थे कि नेहरू जी जब अगले ही जो है साल 1929 में बनेंगे कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष लाहौर सेशन में, तो पहला काम क्या करते हैं, पहला काम कि हमको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, हमको स्वतंत्र उपनिवेश नहीं बनना है, हमको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। ठीक है, और वो कंप्लीट फ्रीडम या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रपोजल पारित करते हैं लाहौर सेशन में। ठीक है, अब शुरू होता है क्रांतिकारी आंदोलन, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की, जिसके नेता कौन होते हैं, बस भगत सिंह जी। उनको कौन नहीं जानता। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1924 में, जिसका काम होता है जो है वो भी क्रांतिकारी आंदोलन होता है, लेकिन उसका बहुत सीमित दायरा होता है। वो जैसे यूपी में इलाहाबाद, कानपुर, आगरा ऐसे ही जगहों पे होती है। लेकिन जब 1928 में भगत सिंह उसको अपने हाथ में लेते हैं और दिल्ली में इसकी स्थापना करते हैं दोबारा, और इसमें समाजवादी विचारधारा जोड़ते हैं, समाजवादी विचारधारा जोड़ते हैं, जो कि कहां से है, कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल किताब से आया है। ठीक है, समाजवादी विचारधारा जोड़ेंगे इसके अंदर, तो इसको पैन इंडिया, पूरे भारत के अंदर इसको इसके विचारधारा को बढ़ाएंगे, और इसकी जो गतिविधियां होती हैं अलग अलग जगहों पे फिर हमको देखने को मिलती है। तो भगत सिंह जी ने इसको स्थापित किया था, कहां पे, दिल्ली में। अब हम चलते हैं 1929 में। 1929 में क्या क्या चीजें हुई। पहली चीज तो ये हुई कि जो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जी ने पेश की थी, कहां पे, 28 अगस्त 1928 में लखनऊ में, जो ऑल पार्टी
कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, उसमें आपत्ति लगाते हुए मुस्लिम लीग कहता है कि मुस्लिम्स के लिए तो कुछ दिया ही नहीं, लेकिन मुस्लिम्स के लिए और अल्पसंख्यक के लिए बहुत सारे अधिकार दिए गए थे, ठीक है, लेकिन इनको चाहिए था क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट या अलग से रिजर्वेशन चाहिए था मुस्लिम्स के लिए। यहाँ पे ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात होती है, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट को, पृथक निर्वाचक मंडल को रिजेक्ट कर दिया जाता है, किसमें, नेहरू रिपोर्ट के अंदर। तो ये 14 पॉइंट बनाते हैं, ठीक है, 14 पॉइंट क्रिएट करते हैं और कहते हैं अगर ये 14 पॉइंट अपने नेहरू रिपोर्ट में अगर आप शामिल करेंगे तभी हम आपकी रिपोर्ट को मान्यता देंगे, तभी हम आपकी रिपोर्ट को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं 14 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ जिन्ना। एक कब आता है, मार्च 1929 को, मार्च 1929 को। अब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक्टिव हो जाएगी और पहले क्या करेगी, असेंबली में बम मारेगी, असेंबली में बम मारेगी ताकि बहरों को सुनाई पड़े, अगर अंग्रेजों के लिए बोला गया था, ताकि बहरों को सुनाई पड़े। लेकिन इसमें किसी की हत्या नहीं होती है। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह इस काम को अंजाम देते हैं। कब, अप्रैल 1929 में, अप्रैल 1929 में। इसके बाद 63 दिन का भूख हड़ताल कौन करते हैं, जतिन दास। जतिन दास भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर होते हैं, के सदस्य होते हैं जतिन दास। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद, 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, ये शहीद हो जाते हैं, ठीक है। शहीद लिखना चाहिए, ज्यादा सही था, ठीक। ये 63 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, ये शहीद हो जाते हैं। और ये कब होता है, 13 सितंबर को, 13 सितंबर को। मात्र 24 साल के होते हैं, मात्र 24 साल के होते हैं, ठीक। तो एक घटना ये होती है। उसके बाद शारदा एक्ट आता है, शारदा एक्ट आता है। शारदा हरि विलास शारदा के नाम पे ये एक्ट बनता है, जहाँ पे जो है लड़का और लड़कियों की एज, शादी की जो एज होती है कंसेंट वाली, उसको बढ़ा दी जाती है। लड़की की एज होती है 18 हो जाती है और लड़की की 14 हो जाती है, ठीक है। ये कब आता है, 28 सितंबर 1929 को ये एक्ट पारित कर दिया जाता है। इस एक्ट का नाम चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी है, ठीक है। मतलब ये चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए आया था, बाल विवाह को रोकने के लिए आया था। शारदा एक्ट इसको बोलते हैं। ये आई थिंक पीसीएस लास्ट ईयर या आरओ में आया था कहीं सीक्वेंस में लगाने को। अब एक थी दीपावली घोषणा, दीपावली घोषणा या दीपावली डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे स्वतंत्र उपनिवेश की बात की गई थी, ठीक है, उसी को यहाँ दोहराया जाता है कि हम आपको स्वतंत्र उपनिवेश देंगे। कौन कहता है, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन घोषणा करता है कि हम आपको स्वतंत्र उपनिवेश देंगे, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, क्योंकि 1929 में ही, अगले ही महीने हम देखेंगे दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन होगा, जहां पे नेहरू जी बोलते हैं कि नहीं, अब चाहिए फुल इज्जत, मतलब हमको चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, ये होता है लाहौर में, लाहौर में होता है 1929, दिसंबर 1929 में ये अधिवेशन होता है, दिसंबर 1929 में अधिवेशन होता है और कंप्लीट फ्रीडम की बात की जाती है। तो 1929 से आगे बढ़ते हैं। 1919 में दो चीजें और हुई, एक हार्टोग आयोग की स्थापना हुई शिक्षा के लिए, और एक विटले आयोग की स्थापना हुई लेबर या मजदूरों के लिए। अब 1930 में आते हैं। 1930 में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हुई, जिसका नाम है एक सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहले मतलब समझ ले, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब जो सिविलियन है, जो नागरिक हैं, अगर वो सरकार के बनाए हुए कानून को ना माने, ठीक है, ऐसी अवस्था को सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, ठीक है। जो सरकार ने कानून बनाया, अगर उसको हम ना माने, इसको हम तोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। तो गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की कहां से, साबरमती आश्रम से। क्या हुआ, शुरू हुआ 60 मार्च, नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। 12 मार्च 1930 से नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों को लेकर चलते हैं साबरमती आश्रम से, ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को इस कानून को तोड़ देते हैं।
ठीक है, क्योंकि नमक बनाना ये अपराध का काम था, नमक बनाना अपराध का काम था, और गांधी जी नमक बनाते हैं और सरकार के कानून को ब्रेक कर देते हैं, और जैसे ही ये कानून टूटता है तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ठीक, इससे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले, इस आंदोलन के पहले गांधी जी इरविन को 11 पॉइंट देते हैं लिख करके, 11 शर्तें देते हैं लिख करके कि अगर आप ये शर्त नहीं मानोगे तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन इरविन नहीं मानते और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे भारत के अंदर फैल जाता है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर 1930 तक गांधी जी के हर जगह अनुयायी हो जाते हैं, उनके फॉलोअर हो जाते हैं। तो तमिलनाडु में सी राजा गोपालाचारी, ठीक है, सी राजा गोपालाचारी होते हैं, और वो नमक सत्याग्रह शुरू करते हैं। कहां से कहां तक? तिरुचिरापल्ली से वेदनारायण तक, तिरुचिरापल्ली से वेदनारायण तक शुरू करते हैं। और मालाबार जो केरला वाला क्षेत्र है, वहां पे के कलप्पा को गांधी ऑफ केरला ही बोलते हैं, गांधी ऑफ केरला भी बोलते हैं। इन्होंने जो नमक सत्याग्रह शुरू किया, कहां से कहां तक शुरू किया? कालीकट से पैरनूर तक। ठीक, तो ये पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन हमने ब्रीफ में बता दिया। इसके बाद 1930 में क्या शुरू होता है? चिट्टागोंग आर्मी रेड, चिट्टागोंग सशस्त्र विद्रोह, चिट्टागोंग आर्मी रेड। ये कब शुरू होता है? 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को शुरू होता है। और इसके नेता कौन होते हैं? सूर्य सेन। ये क्रांतिकारी आंदोलन था, ठीक है, सूर्य सेन इसके नेता होते हैं। ये होता कहाँ पे? बंगाल के अंदर। उसके बाद धरसाना सत्याग्रह होता है, धरसाना सत्याग्रह मई 1930 में, धरसाना सत्याग्रह मई 1930 में, धरसाना सत्याग्रह मई 1930 में होता है। इसकी जो मेन लीडर होती है कौन होता है? सरोजिनी नायडू और वेब मिलर, जो कि एक अंग्रेज जर्नलिस्ट था, अंग्रेज पत्रकार था, उसने इसकी रिपोर्टिंग की थी। ये सवाल आ चुका है, ठीक है। तो वेब मिलर जो अंग्रेज पत्रकार था, उसने इसकी रिपोर्टिंग की थी। फिर शुरू होता राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन। ब्रिटिश सांसद इसकी शुरुआत करती है, और इसलिए करती है ताकि ब्रिटिश जो इंडियंस हैं उनको हम ओपनली पार्टिसिपेट करें, उनके लीडर्स को, इंडियंस लीडर को पार्टिसिपेट करें, और वो उनकी मांगों को हम सुने, और जो आने वाला कानून है 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, उसमें हम उसको इंक्लूड करें। मतलब ये बेसिकली डिवाइड एंड रूल खेल रहा है, वो आगे पता चल जाएगा कैसे। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, कांग्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, और कांग्रेस पूरी तरह से इसको बायकॉट करती है, लेकिन कुछ चुनिंदा लीडर्स होते हैं जो वहां पहुंचते हैं, जिसमें दो नाम है बहुत फेमस, एक राजेंद्र प्रसाद जी और एक बी आर अम्बेडकर। राजेंद्र प्रसाद जी और बी आर अम्बेडकर बेसिकली दलित रिप्रेजेंटेशन के लिए आते हैं, और ये दो ऐसे नेता होते हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं। ये पीसीएस का सवाल है। ये दो ऐसे नेता हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं। अब आता 1931। अब जब सबसे बड़ी पार्टी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बायकॉट कर देती है, इसका मतलब उसका यूटिलिटी बहुत कम हो गया, उसकी महत्ता बहुत कम हो गई। तो क्या करते हैं? इरविन मिलते किससे? गांधी जी से। टाइम ही इरविन का चल रहा है, तो गांधी और इरविन मिलेंगे, और इरविन प्रपोज करेंगे कि आप आइए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बन करके, और कांग्रेस बायकॉट ना करे, हम आपकी बात सुनेंगे और आपकी बात मानेंगे, ठीक है। और गांधी जी कहते हैं ठीक है हम आएंगे, लेकिन आप हमारी कुछ मांगे उसकी पूरी करिए, कुछ मांगे उसको पूरी करिए। जैसे मांगे होती हैं नमक बनाने का अधिकार मिले, और जो लोग फालतू के केसेस में फंसे हुए हैं उनको छोड़ा जाए जेल से, जिनकी प्रॉपर्टी सीज कर ली गई है उनको भी छोड़ा जाए, ये सारे होते हैं। एक डिमांड होती है कि भगत सिंह की जो फांसी की सजा है उसको भी माफ किया जाए, लेकिन जाहिर सी बात है ये मांग पूरी नहीं की जाती है, और भगत सिंह की 23 मार्च 1931 को एग्जीक्यूट कर दिया था, उनको मतलब वो शहीद हो जाते हैं बेसिकली। तो गांधी इरविन जो समझौता होता है
उसमें ये डिसाइड होता है कि गांधी जी अब जाएंगे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा सेकंड वाला, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बन करके। खैर नेक्स्ट यही होगा कि ये मार्च में ही होता है, गांधी इरविन समझौता जो होता है मार्च में होता है, और मार्च में ही भगत सिंह जी जो है शहीद हो जाते हैं। भगत सिंह और जो है राजगुरु ये लोग शहीद हो जाते हैं। ठीक है, अब दिसंबर में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा दिसंबर में। ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा दिसंबर में, जहाँ पे ये इकलौती जो कॉन्फ्रेंस होती है यहाँ पे कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है, कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है। ठीक, तो ये बेसिकली और लॉर्ड इरविन का पूरा हो गया।